का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत। आज हम लोग पढ़ते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत किनको कहा जाता है? तो वैसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है जिनका फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट होता है। वैसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है जिनका फेज डिफरेंस जो होता है, जिनका कलांतर जो होता है, जिनका फेज डिफरेंस जो होता है वह कांस्टेंट होता है, वह अचर होता है। वैसे दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं। जिनका कलांतर, वैसे दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जिनका कलांतर अचर होता है। कला संबद्ध स्रोत हम किस तरह से प्राप्त करते हैं? तो कला संबद्ध स्रोत तीन तरह से प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत अगर है, कोई अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, कोई अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे बराबर दूरी पर दो रेखा छिद्र हैं, तो दोनों रेखा छिद्र कोहेरेंट सोर्स का काम करते हैं, कला संबद्ध स्रोत का काम करते हैं। कोई अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, कोई अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर अगर दो रेखा छिद्र होते हैं, तो दोनों रेखा छिद्र एक वर्णी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाशित होते हैं, तो दोनों आपका रेखा छिद्र जो होते हैं वे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। एक होता है कि कोई अगर प्रकाश स्रोत है और उस प्रकाश स्रोत के बगल में अगर उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब और प्रकाश स्रोत दोनों कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तीसरा होता है कि कोई अगर प्रकाश स्रोत है और उसके बगल में बराबर दूरी पर उसके दो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो दोनों काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वे कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत तीन तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, तीन तरह से हम लोग अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध सोर्स। पहला एक वर्णी प्रकाश स्रोत से एक वर्णी प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर स्थित दो रेखा छिद्र, दो पतले रेखा छिद्र, दो पतले रेखा छिद्र कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दूसरा है एक प्रकाश स्रोत, एक प्रकाश स्रोत एवं इसके बगल में
ये इसका काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तीसरा आपका है एक प्रकाश स्रोत। एक प्रकाश स्रोत के दोनों ओर, एक प्रकाश स्रोत के दोनों ओर उसके काल्पनिक प्रतिबिंब उसके काल्पनिक प्रतिबिंब उसके काल्पनिक प्रतिबिंब कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग क्या है? यंग साहब ने क्या किया कि एक पर्दा लिया और पर्दा में दो रेखा छिद्र लिया और आपका उससे दोनों रेखा छिद्र से बराबर दूरी पर एक वर्णित प्रकाश स्रोत लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया और लाइट लेकर के दोनों को लाइटेड किया और लाइटेड करके दोनों को कोहेरेंट सोर्स के रूप में लिया और आपका पर्दे पर डिजाइन प्राप्त किया, जिसको हम व्यतिकरण डिजाइन, व्यतिकरण पैटर्न कहते हैं या व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग, यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग, यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एस जो आप देख रहे हैं कि एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है।
ये सिंगल तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इससे आपका एमिट होता है, उत्सर्जित होता है, और ये स्क्रीन होता है, और इससे बराबर दूरी पर इसमें दो रेखा छिद्र होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दो रेखा छिद्र होते हैं, ये और ये द्वितीयक स्रोत का कार्य करते हैं, और इन्हीं से तरंगें आपको निकलती हैं, इन्हीं से वेव आपको एमिट होती हैं, निकलती हैं, या है ना द्वितीयक तरंगें एमिट होती हैं। ये जो आप ठोस वक्र देख रहे हैं, कंटिन्यूअस वक्र देख रहे हैं, कंटिन्यूअस ये है ना कंटिन्यूअस वक्र, ये आपका तरंग के क्रेस्ट को, शीर्ष को, यानी आपका श्रृंग को सूचित करते हैं। और बिंदीदार वक्र आप जो देख रहे हैं, डॉटेड वक्र जो देख रहे हैं, बिंदीदार वक्र जो देख रहे हैं, बिंदीदार वक्र जो देख रहे हैं, का बिंदीदार वक्र आप देख रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व देख रहे हैं। डिसकंटिन्यूअस कर्व जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग के गर्त को सूचित करता है। ये श्रृंग है, ये जो आपका सोर्स है, रेखा छिद्र जो सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, इससे जो तरंगें चलती हैं उनका ये श्रृंग है, उनका ये गर्त है, उनका ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये आपको श्रृंग है, ये गर्त है। ये जो आपका रेखा छिद्र है, ये जो आपका रेखा छिद्र है, इससे जो तरंगें आपको चलती हैं, ये आपको श्रृंग है, ये आपको गर्त है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग। अब जितना सर्कल आप देख रहे हैं, जितना सर्कल आप देख रहे हैं, वृत्त देख रहे हैं, वे वैसे स्पॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं, जहाँ दोनों से चलने वाली तरंगों के या तो श्रृंग मिलते हैं या गर्त मिलते हैं, यानी तरंगें समान कला में मिलती हैं, सेम फेज में मिलती हैं, और पर्दे पर उसके ठीक सामने पर्दे पर आपको ब्राइट पट्टी मिलती है, बहना ब्राइट पट्टी मिलती है, माने ब्राइट पट्टी मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको ब्राइट पट्टी मिलती है पर्दे पर, यहाँ पर आपको ये ब्राइट पट्टी मिलती है। अब ये जितना क्रॉस आप देख रहे हैं, जैसे जितना सर्कल है, यहाँ पर इसका ये श्रृंग है और इसका ये श्रृंग है। यहाँ पर क्या है, इसका गर्त है, इसका गर्त है। यहाँ क्या है, इसका श्रृंग है, इसका भी। यहाँ क्या है, इसका गर्त है, इसका गर्त है। यहाँ क्या है, इसका श्रृंग है और इसका भी श्रृंग। उसी तरह से जितने भी सर्कल है, जैसे यहाँ पर है, इसका श्रृंग है, इसका श्रृंग। यहाँ क्या है, इसका गर्त है और इसका भी। तो जितने आप सर्कल देख रहे हैं, जितने आप वृत्त देख रहे हैं, वृत्त वैसे बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं जिन बिंदुओं पर दोनों से चलने वाली तरंगों के या तो श्रृंग मिलते हैं या गर्त मिलते हैं, या तो आपको श्रृंग मिलेंगे या आपको गर्त मिलते हैं। और ठीक उसके सामने पर्दे पर आपको ब्राइट पट्टी मिलती है, जैसे ब्राइट पट्टी मिलती है। जैसे यहाँ पर आपका देखिए, ये दोनों के श्रृंग मिलते हैं, दोनों के गर्त मिलते हैं, दोनों के श्रृंग मिलते हैं, दोनों के गर्त मिलते हैं। तो ये जितने भी सर्कल हैं, सभी सर्कल पर दोनों से चलने वाली तरंगों के या तो श्रृंग मिलते हैं या गर्त मिलते हैं, माने समान कला में मिलते हैं। और कला में मिलते हैं तो ठीक उसके सामने पर्दे पर ब्राइट पट्टी मिलती है। यहाँ पर ब्राइट पट्टी मिलेगी, यहाँ पर जो पट्टी मिलेगी, यहाँ पर ब्राइट पट्टी मिलती है, यहाँ भी आपको ब्राइट पट्टी मिलेगी, यहाँ भी आपको ब्राइट पट्टी मिलेगी। अब जितने आप क्रॉस देखते हैं, जितने आप क्रॉस देखते हैं, क्रॉस पर एक तरह ना, एक सोर्स से चलने वाला चलने वाली तरंगों का श्रृंग जो है दूसरे के गर्त से मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इससे चलने वाली तरंग का एक गर्त है, इससे चलने वाली तरंग का ऐसे। यहाँ देखिए, इससे चलने वाली तरंग का ये श्रृंग है, इससे चलने वाली तरंग का ये गर्त है। यहाँ देखिए, इससे चलने वाली तरंग का ये गर्त है, इससे चलने वाली तरंग का ये श्रृंग है। तो सामने उसी तरह से यहाँ जितने भी क्रॉस आप देख रहे हैं, एक सोर्स से चलने वाले चलने वाली तरंग का श्रृंग जो है दूसरे के गर्त से, एक स्रोत से चलने वाली तरंग का श्रृंग जो है दूसरे के गर्त से मिलता है। इस तरह से वो विपरीत कला में मिलती हैं, अपोजिट फेज में मिलती हैं। और पर्दे पर आपको काली पट्टी मिलती है, डार्क पट्टी मिलती है, जहाँ डी लिखा गया है। यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये डार्क पट्टी मिलती है, यहाँ पर आपको डार्क पट्टी मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पर आपको डार्क पट्टी मिलेगी। तो पर्दे पर ये आपको डार्क पट्टियाँ मिलती हैं। तो जहाँ पर
एक सोर्स का श्रिंक दूसरे के घर से मिलता है, इट मीन्स दैट बोथ आर मीटिंग इन ऑपोजिट पेज। इसका अर्थ है कि दोनों विपरीत कला में मिलती हैं। और पर्दे पर आपको डार्क पट्टी मिलती है, पर्दे पर आपको पर्दा जो है, इस पर्दे पर आपको डार्क पट्टी मिलती है, डार्क आपका पट्टी। तो इसलिए पर्दे पर एकांतर क्रम में ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरह से पट्टियाँ मिलती हैं, इस तरह से डिजाइन मिलता है। और यह जो डिजाइन मिलता है, इसी डिजाइन को हम व्यतिकरण डिजाइन कहते हैं। यह जो डिजाइन मिलता है, इसी डिजाइन को व्यतिकरण डिजाइन कहते हैं, या व्यतिकरण पैटर्न कहते हैं, या व्यतिकरण प्रिंट। तो ये कहलाता है यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग। यंग का द्विक्षिद्र प्रयोग माने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के द्विक्षिद्र प्रयोग में आपको जो है पर्दे पर एकांतर क्रम में ब्राइट डार्क पट्टियाँ मिलेंगी, और इस तरह का जो डिजाइन मिलता है उसी को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, या इंटरफेरेंस फ्रिंज कहते हैं, व्यतिकरण पैटर्न कहते हैं, या व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। तो थोड़ा सा इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसका हम लोग वर्णन देते हैं। गैस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। गैस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। S1 रेखा छिद्र। स्लिट। S2 रेखा छिद्र। स्लिट। दोनों रेखा छिद्र। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर होते हैं, दोनों कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। दोनों रेखा चित्र दोनों से चलने वाली तरंगें
एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। एक दूसरे पर अध्यारोपित होती। ब्रेथ, सर्कल, ब्रेथ, वैसे स्थानों को सृजित करते हैं। वैसे स्थानों को सृजित करते हैं जहाँ दोनों रेखा छिद्र से चलने वाली तरंगों के या तो श्रृंग मिलते हैं या गर्द मिलते हैं। अर्थात तरंगें समान कला में मिलती हैं। तरंगें समान कला में मिलती हैं। पर्दे पर दीप्त पट्टी प्राप्त क्रॉस वैसे स्थानों को सूचित करते हैं जहाँ एक रेखा छिद्र से चलने वाली तरंग का श्रृंग दूसरे रेखा छिद्र से चलने वाली तरंग के गर्द से मिलता
विपरीत कला में मिलते हैं। पर्दे पर अधिक पट्टी, डार्क बैंड, प्राप्त होता है। B means bright, dim. D means dark. Adif. इस प्रकार पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्तांग अधिक पट्टियां, दीप्तांग अधिक पट्टियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार के डिजाइन पैटर्न को व्यतिकरण पैटर्न या व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं या व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज कहा जाता है। व्यतिकरण फ्रिंज कहा जाता है। व्यतिकरण फ्रिंज कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें क्या होती हैं। तो अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें होती हैं कि दोनों तरंगे जो आरोपित होते हैं उनका तरंग दैर्घ्य एकल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। दूसरा है कि आपका प्रकाश कंटिन्यूअस लगातार आपका संचरित होना चाहिए। तीसरा है कि रेखा छिद्र को संकरा होना चाहिए, नैर होना चाहिए। अगर रेखा छिद्र बड़ा है तो आपका उसमें अनेक छोटे छोटे आपका जो है पतले पतले रेखा छिद्र आपको मिलेंगे और उनसे जो फ्रिंज बनेगी वे ओवरलैप करेंगे, अति व्यापन करेंगे। इस तरह से आपका फ्रिंज जो है अस्पष्ट हो जाएगा। चौथी बात यह है कि दोनों कला संबद्ध स्रोत जो होते हैं, दोनों स्लिट जो होते हैं, उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। बीच की दूरी कम होगी तो पथांतर आपका जो होगा वो बीच की दूरी कम होनी चाहिए। अगर बीच की दूरी ज़्यादा है तो पथांतर आपका ज़्यादा होगा और पथांतर ज़्यादा होगा तो दीप्त और अधिक पट्टियाँ एक दूसरे के बिल्कुल निकट होंगी और निकट होंगी तो उनको ओवरलैप करने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा होती है। आयाम को बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। इससे दीप्त और अधिक पट्टी में विपर्याय जो होता है ना, आपका कंट्रास्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है।
कुछ कंडीशंस होते हैं अस्थायी व्यतिकरण सस्टेन इंटरफेरेंस अचीव करने के लिए ये कुछ शर्तें होती हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं टू अचीव द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें। अस्थायी व्यतिकरण, अब हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी व्यतिकरण। अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की, अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें, अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशंस। एसेंशियल कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस टू अचीव सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, पहला दोनों स्रोत से दोनों स्रोतों से प्रकाश लगातार उत्सर्जित होना चाहिए। लगातार उत्सर्जित होना चाहिए। प्रकाश लगातार उत्सर्जित होना चाहिए। दूसरा, दोनों स्रोतों के लिए कालांतर अचर होना चाहिए। तीसरा, अजर होना चाहिए। तीसरा, प्रकाश स्रोत से एक ही तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होना चाहिए। चौथा, रेखा छिद्र को शंकरा होना चाहिए। संकरा नैरो संकरा होना चाहिए। यदि रेखा छिद्र शंकरा नहीं हो तो उनमें अनेक
अग्रे रेखा छिद्र होंगे जिनसे चलने वाली जिनसे बनने वाले फ्रिंज एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। फ्रिंज अस्पष्ट हो जाता है। फ्रिंज अस्पष्ट हो जाता है। फ्रिंज अस्पष्ट हो जाता है। पांचवा, दोनों रेखा छिद्र के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। यदि दूरी ज्यादा हो, तो यदि दूरी ज्यादा हो तो तथा दीप्त पटियां ऊपर दीप्त एवं अदीप्त पटियां दीप्त एवं अदीप्त पटियां एक दूसरे के सन्निकट होती हैं, एक दूसरे के सन्निकट होती हैं। उनके अति व्यापन ओवरलैपिंग की संभावना होती। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई के फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है, फ्रिंज का विस्थापन क्या होता है, फ्रिंज का विस्थापन। फ्रिंज शिफ्ट फ्रिंज का विस्थापन इसी को हम फ्रिंज शिफ्ट कहते हैं। फ्रिंज का विस्थापन, फ्रिंज शिफ्ट। जैसे दो रेखा छिद्र आपके हैं और दोनों रेखा छिद्र हैं, और दोनों रेखा छिद्र से चलने वाला जो प्रकाश होता है, एक रेखा छिद्र से चलने वाले प्रकाश के मार्ग में
अगर हम कांच का स्लैब रख देते हैं या किसी पारदर्शी माध्यम का स्लैब रख देते हैं, टुकड़ा रख देते हैं, तो फ्रिंज उसको शिफ्ट करती है। जिधर हम रखते हैं उधर फ्रिंज शिफ्ट करती है। अगर दोनों से चलने वाली जो तरंगें होती हैं, उन तरंगों के मार्ग में अगर दो हम स्लिप रख देते हैं, दो स्लैब रख देते हैं, तो दोनों तरफ फ्रिंज अगर शिफ्ट करेगी। अगर मान लिया कि दोनों से चलने वाला जो प्रकाश होता है उससे बराबर मोटाई के अगर एक ही पदार्थ के स्लिप रख देते हैं, है ना, एक ही बराबर मोटाई के एक ही पदार्थ के अगर स्लैब रख देते हैं तो फ्रिंज का शिफ्ट नहीं होता। तो हम लोग निकालते हैं कि अगर दो रेखा छिद्र से चलने वाला जो प्रकाश है, किसी एक रेखा छिद्र से चलने वाले प्रकाश के मार्ग में अगर हम कोई स्लैब रख देते हैं, पारदर्शी स्लैब, तो फ्रिंज का विस्थापन कितना होता है, फ्रिंज का शिफ्ट कितना। तो फ्रिंज का विस्थापन कहा जाता है कि दोनों रेखा छिद्र से चलने वाले प्रकाश, दोनों रेखा छिद्र से चलने वाले प्रकाश के लिए किसी एक रेखा छिद्र के सामने पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा रख दिया जाता है, तो फ्रिंज विस्थापित हो जाती है। देख रही है, साबित होते हैं, देख रही है। ये दो रेखा छिद्र S1 S2 आपका दो रेखा छिद्र है और एक पर्दा है, और दोनों से बराबर दूरी पर एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको P0 लिखा है। यहाँ पर दोनों से चलने वाली तरंगें समान कला में मिलेंगी। अब हमने क्या लिखा है, एक बिंदु P लिखा है, और यहाँ से यहाँ कांच का स्लैब है जिसकी मोटाई T है, और मान लिया कि कांच के स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है, कांच के स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू के इक्वल है, म्यू के बराबर है। कांच का स्लैब जो है, कांच के स्लैब का अपवर्तनांक आपका म्यू के बराबर है। ठीक है, कांच स्लैब की मोटाई ये है, कांच स्लैब की मोटाई, कांच स्लैब की मोटाई ये आपको कांच स्लैब की मोटाई, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक। हमने जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक। जैसे S1 आपका स्रोत है और इससे तरंग चलती, S1 आपका स्रोत है और S1 जो स्रोत है इससे तरंग चलती है, तो वो आपका निर्वात में कितनी दूरी तय करेगी, निर्वात में दूरी तय करेगी S1P माइनस T। जैसे कांच स्लैब की मोटाई आपको T है, तो वह निर्वात में कितनी दूरी तय करेगी, S1P माइनस T। और कांच स्लैब में कितनी दूरी तय करेगी, कांच स्लैब में दूरी जो तय करेगी वह T के बराबर है। कांच स्लैब में प्रकाश की चाल मान लिया कि V के बराबर है, V बराबर कांच स्लैब में प्रकाश की चाल
कांच समलय में प्रकाश की चाल, कांच समलय में प्रकाश की चाल। निर्वात में स्रोत S1 से चलने वाली तरंग, चलने वाला प्रकाश, स्रोत S1 से चलने वाला प्रकाश, चलने वाला प्रकाश निर्वात में, निर्वात में H1B माइनस T दूरी तय करता है। जबकि कांच स्लैब में T दूरी, कांच स्लैब में T दूरी तय करता है, कांच स्लैब में T दूरी तय करता है। T बराबर आपका T1 प्लस T2, T बराबर T1 समय दूरी बटा चल S1B माइनस T बटा C माने निर्वात में प्रकाश की चाल। S1P में से T को हमने माइनस कर दिया और C निर्वात में प्रकाश की चाल है। T2 जो समय लिया है वो कांच स्लैब के लिए लिया, T डिवाइडेड बाय V। जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल म्यू इज इक्वल टू C बाई V, इसलिए V इज इक्वल टू C बाई V, इसलिए T बराबर आपका S1P माइनस T डिवाइडेड बाई C, और इसको आप ले लीजिए आपका T बटा C बटा बराबर हो गया S1P माइनस T डिवाइडेड बाई C प्लस आपका μ2 डिवाइडेड बाई C। अब इसमें हम क्या करते हैं, C को बाहर कर लेते हैं, ये माइनस है, टर्म को चेंज कर दिया। T बराबर आपका 1/C को बाहर कीजिए, H1B माइनस T प्लस आपको μT बराबर 1/C H1B प्लस T कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस 1। म्यू इज ग्रेटर देन 1, इसलिए आपका S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T इज ग्रेटर देन H1P। आपने क्या देखा, अगर कांच का स्लैब रखते हैं तो पथ की लंबाई कितना से बढ़ जाती है, म्यू माइनस 1 इंटू T से बढ़ जाती है। म्यू इज ग्रेटर देन 1, म्यू का मान 1 से निरपेक्ष अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका म्यू इज ग्रेटर देन 1, म्यू का मान 1 से ज़्यादा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का कांच का स्लैब का, इसलिए पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि कांच का अगर हम स्लैब रख देते हैं तो पथ की लंबाई कितना से बढ़ जाती है, पथ की लंबाई म्यू माइनस 1 इंटू T से बढ़ जाती है। कांच का स्लैब पथ में आप रख दीजिएगा तो पथ की लंबाई म्यू माइनस 1 इंटू T से बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर मान लिया कि हम केंद्रीय बिंदु P0 लेते हैं और यहाँ पर अगर कांच का स्लैब रख देते हैं तो पथ की लंबाई आपका म्यू माइनस 1 इंटू T से बढ़ जाएगी।
माने S1 P नॉट प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज ग्रेटर दैन S2 P नॉट केंद्रीय बिंदु के लिए। इसलिए यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज बन रही थी वो ऊपर की ओर शिफ्ट, और ऊपर की ओर शिफ्ट करके वो ऐसे बिंदु पर चली जाती है जिसके लिए ये जो पथ का अंतर म्यू माइनस 1 इंटू टी आ रहा है उसका प्रभाव आपको समझ, उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है वह प्रभाव आपको समाप्त हो जाए, उसका इफेक्ट आपको फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए। पथ की लंबाई इसी प्रकार केंद्रीय बिंदु पी नॉट के लिए इसी प्रकार केंद्रीय बिंदु, इसी प्रकार केंद्रीय बिंदु, इसी प्रकार केंद्रीय बिंदु पी नॉट के लिए, केंद्रीय बिंदु पी नॉट के लिए आपका S1 P नॉट प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज ग्रेटर दैन आपका S2 P। आता फ्रेंज ऊपर की ओर ऐसे स्थान पर आता केंद्रीय फ्रेंज, आता केंद्रीय डिफरेंस, केंद्रीय डिफरेंस वैसे स्थान पर चला जाता है, वैसे स्थान पर चला जाता है, चला जाता है जिसके लिए पथांतर में अंतर समाप्त, पथांतर में अंतर समाप्त हो जाए। यदि केंद्रीय फ्रेंज बिंदु O पर चला जाए, O पर चला जाए, माइनस 1 इंटू टी म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू S2। रेंज ऊपर चला जाएगा, S2 ज़्यादा होगा, S1 कम होगा, और इस कमी की भरपाई ये करता है म्यू माइनस 1 इंटू, इसलिए S2 माइनस S1 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू, इसी को पार्ट डिफरेंस करते हैं, पथांतर डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू। यदि दीप्त फ्रेंज केंद्रीय दीप्त फ्रेंज एनवी दीप्त फ्रेंज पर चली जाए, यदि केंद्रीय दीप्त फ्रेंज, यदि एनवी दीप्त फ्रेंज पर चली जाए, एनवी दीप्त फ्रेंज पर चले जाए तो पथांतर डेल्टा पी बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर है। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।